नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। जो करेंगे छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों का। सबसे पहले नारायणपुर का जिक्र, जहां पर आईईडी की चपेट में 2 मजदूर आए हैं। एक गंभीर रूप से घायल है। मजदूरों का इलाज फिलहाल चल रहा है। नक्सलियों ने आईईडी लगाया था। जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईईडी प्लांट किया गया। छोटे डोंगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। नारायणपुर से एक बार फिर से मुठभेड़ की जानकारी सामने आ रही है। मजदूरों का इलाज फिलहाल चल रहा है। सहयोगी श्रीनिवास जुड़ रहे हैं। श्रीनिवास, मौजूदा स्थिति क्या है मजदूरों की? देखिए, आज सुबह की घटना है जब आमदई निको खदान में ये 2 मजदूर काम करने जा रहे थे, तभी माओवादी द्वारा जो लगाया गया आईईडी प्लांट जो लगाया था उसकी जद में ये 2 मजदूर आ गए, जिसमें ब्लास्ट हुआ, जिसमें एक मजदूर बुरी तरह से गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। उसे तत्काल ही छोटे डंगर अस्पताल भेजा गया है। साथ ही दूसरा मजदूर भी घायल हुआ है। घटना की जानकारी मिलने के बाद इलाके में सर्चिंग तेज कर दी है। नारायणपुर पुलिस एएसपी से हमारी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि घटना पुलिस के जवानों को निशाना बनाने के लिए लगातार इस प्रकार का आईईडी प्लांट करते हैं, लेकिन जो 2 ग्रामीण जद में हैं उनमें से एक मजदूर की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। फिलहाल पूरे क्षेत्र में सर्चिंग जारी है और ये मामला पूरा छोटे डोंगर थाना क्षेत्र का है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका श्रीनिवास जानकारी के लिए। और अब धमतरी से अगली बड़ी खबर, जहां बारदाना गोदाम में भीषण आग लगी है। भारी मात्रा में बारदाना जलकर राख हो चुका है। दमकल की टीम मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि बाद में जानकारी कि शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। हालांकि अभी भी जांच का विषय है। धमतरी से जानकारी आपके साथ साझा करें, जहां बारदाना गोदाम इस कदर चला कि आसपास के रहवासी क्षेत्रों में भी आग के फैलने का डर बना हुआ था। बहुत बड़े दायरे तक आग फैल चुकी थी। हालांकि जैसी दमकल की टीम पहुंची, आसपास लोगों ने भी सहायता की और उसके बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। भीषण लपटें आग की उठती हुई नजर आई है। सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, क्या कुछ हुआ है घटना के दौरान? अवंतिका, बीती रात सिहावा चौक है धमतरी के अंदर, वहां पर की ये घटना है। ये गोदाम है बारदाने का और यहाँ पर कुछ वनोपज का सामान रखा हुआ था और आसपास कई और दुकानें भी थी। बीती रात ये करीब 12 से 1 के बीच की घटना है जब आग लगी। लेकिन पास ही दमकल का जो बेस है वो भी था, तो जल्द ही मदद पहुंच गई और दमकल की टीम ने रात में ही आग को बुझा दिया था। जो कारण है अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी होगी। फिलहाल जो नुकसान का जहां तक सवाल है, तो आज उसका आकलन किया जाएगा कि आखिर इस आग से क्या क्या कुछ जलकर राख हुआ और उसकी कीमत क्या थी। अवंतिका, ठीक है, बहुत शुक्रिया अभिषेक। आगे बढ़ते हैं। दुर्ग से अगली बड़ी खबर, जहां एक लकड़ी फैक्ट्री में आग लग गई। लाखों का फर्नीचर जलकर राख हो गया है। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। तो भिलाई के छावनी शंकर नगर की पूरी घटना है। दुर्ग से खबर हम आपको बता रहे हैं। लाखों का फर्नीचर जल चुका है। लकड़ी फैक्ट्री थी और इसी के चलते आग निरंतर फैल रही थी। तस्वीरें आप देखिए। मौजूदा स्थिति यही है कि आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। अब जाकर सफलता हाथ लगी है। सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, मौजूदा स्थिति क्या और कैसे आग लगी? देखिए, आग लगने के कारण तो बहुत स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन ये पूरी घटना जो है वो देर रात की है। जब अचानक वहां पर किसी ने आग लगे देखा, तत्काल इसकी सूचना जो है अग्निशमन विभाग को दी गई, जिसके बाद में सूचना मिलते ही वहां पर मौके पर दस्ता पहुंच गया। लगातार आग बुझाने का प्रयास किया जाता रहा, लेकिन आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आज सुबह भी कुछ समय पहले तक ही आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन इस आगजनी से लाखों का सामान जो है वो जलकर राख हो गया है। आग कैसे लगी है इसका पता नहीं चल पाया है। पुलिस पूरे मामले में जांच करेगी और जांच के बाद में बहुत कुछ स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार आग लगने की वजह क्या थी। लेकिन सबसे राहत की बात यह है कि जिस जगह में ये फैक्ट्री थी वहां पर आसपास बस्ती का भी क्षेत्र होता है, लेकिन समय रहते उस पर काबू पा लिया गया। अन्यथा ये जो आग है वो चारों ओर फैल जाती तो बड़ा और नुकसान भी हो सकता था। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया आपको मिथिलेश जानकारी के लिए। भिलाई से अगली बड़ी खबर, जहां युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। आत्महत्या करने मोबाइल टावर पर युवक चढ़ गया। मान मनोबल के बाद नीचे उतारा जा सका। मारपीट के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से ये व्यक्ति नाराज चला था। प्रशासन ने गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। आपको बताएं कि मतदान के दौरान इस व्यक्ति के साथ मारपीट हुई थी। शिकायत पुलिस में की, लेकिन पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा नहीं। ये नाराजगी युवक लेकर चल रहा था। आत्महत्या की धमकी दे रहा था। टावर पर चढ़ा हुआ ये व्यक्ति, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और नीचे प्रशासनिक अमला, परिजन जो लगातार कोशिश कर रहे थे कि इस व्यक्ति को मनाया जा सके, नीचे उतारा जा सके। उसके बाद पुलिस यहां पर पहुंचती है। अधिकारियों की तरफ से कहा जाता है कि कार्रवाई करेंगे। उसके बाद ये व्यक्ति नीचे उतरा।
आत्महत्या के लिए करीब 100 फीट ऊंचे टावर में चढ़े युवक को प्रशासन ने उतरवा लिया। देख सकते हैं कि ये सबसे ऊंचा ये टावर नजर आ रहा है मोबाइल का। यहाँ पर युवक चढ़ा हुआ था, आत्महत्या करने की नियत से चढ़ा हुआ था, क्योंकि इसका ये आरोप था कि जो उसके साथ मारपीट किए हैं पार्षद और उनका बेटा, उसकी पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर पा रही है। और यही वजह है कि उसने गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज ये युवक आत्महत्या के लिए चढ़ा हुआ था। और उसके बाद में यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। दुर्ग के सांसद विजय बघेल भी यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने भी समझाइश दी है। सर, पूरा मामला को किस रूप में देखते हैं आप? मेरे को तो आने के बाद पता चला, कल ऐसी उड़ती खबर थी जब हम मॉर्निंग वॉक में थे तो, कि पार्षद ने एक सिख समाज के भाई सतपाल जी से मारपीट की है और वो फरार है, ऐसा जानकारी हुई। लेकिन आज ये सुबह सुबह जब हम मॉर्निंग वॉक में निकल रहे थे तो अचानक खबर आई भाई प्रमोद सिंह के पास, यहाँ हमारी बहन उपासना जी ने फ़ोन किया कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है और अभी वो सतपाल भाई टावर में चढ़ गए हैं, इंसाफ मांग रहे हैं। तो तत्काल हम लोग यहाँ आए। अमित भाई उनसे सतपाल भाई से बात कराए मेरे को, मैंने बात की, मैंने निवेदन किया भाई आ जा, हम लोग भी और इतने लोग तेरे शुभचिंतक आए हैं, इंसाफ मिलेगा, थाने में जाके बात करेंगे। और टीआई से और सीएसपी से मैंने बात की उसके बाद, और 15 मिनट में गिरफ्तारी हो गई। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये मामला हो सकता है कि राजनीति से प्रेरित हो, और यही वजह थी कि 5 दिनों तक ये गिरफ्तारी की मांग करता रहा, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। फिलहाल राहत की बात यह है कि युवक को सुरक्षित जो है वो नीचे उतार लिया गया है और उसको पुलिस अपने साथ ले गई है। उसको ये आश्वासन दिया जाएगा कि जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। तो कुल मिलाकर अभी फिलहाल तो राहत की सांस यही है कि युवक नीचे उतर गया है। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए भिलाई से मिथिलेश ठाकुर। और अगली खबर राजधानी रायपुर से। मतगणना से पहले नियमितीकरण की मांग तेज हो गई है। अनियमित कर्मचारियों ने मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा है। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर यह ज्ञापन सौंपा गया। 100 से भी ज्यादा संगठनों ने बैठक बुलाई है। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन करेंगे कह दिया गया है। मतगणना है और उससे पहले की प्रक्रिया भी लगातार चल रही है, प्रोसीजर लगातार चल रहा है इसकी तैयारियों को लेकर। और दूसरी तरफ कर्मचारी इस मांग पर अब अड़ चुके हैं कि नियमितीकरण पहले करना हो। और अगली खबर अंबिकापुर से, जहां चोरी के आरोप में नाबालिग सहित 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। चोरों ने 2 बार दुकान में चोरी की थी। दुकान से 3 लाख से ज्यादा रुपए उड़ाए। चोरी के पैसे से बाइक और मोबाइल खरीदा करते थे। चोरी करते हुए सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुए। कोतवाली थाना क्षेत्र की पूरी घटना। बड़ी बात है कि इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फौरन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ लिया। राजधानी रायपुर की बात करेंगे, जहां इंटरनेशनल T20 मुकाबला होने जा रहा है, जिसके लिए आज से टिकटों की बिक्री शुरू होने वाली है। रायपुर से शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 मुकाबला आप देखेंगे। सुबह 11 बजे के इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले T20 मैच के लिए टिकटों की बिक्री शुरू हो जाएगी। टिकट की कीमत 3500 रुपए से शुरू हो रही है। इसके अलावा 7500 से लेकर 25,000 रुपए तक के टिकट बेचे जाएंगे। हालांकि छात्रों को 1000 रुपए में टिकट दिया जाएगा। दिसंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला होगा और रायपुर के इसी शहीद वीर नारायण क्रिकेट स्टेडियम में ये मुकाबला खेला जाएगा। T20 का चौथा मुकाबला यहां पर होगा। अभी भारत को 1 मैच से बढ़त मिली है, एक अच्छी जीत मिली है और उसकी पूरी तैयारी की गई है। सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था यहां पर किए जाएंगे। दूसरे जिले से भी पुलिस के अधिकारी हैं वो आएंगे और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की कमान है वो संभालेंगे। लगभग 3000 से अधिक पुलिस बल है और तमाम जगहों पर तैनात किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जब मैच का आयोजन होगा और उसमें अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जब शिरकत करेंगे तो उसकी व्यापक व्यवस्था की गई है। इस ग्राउंड पर मैच भी होगा, अभ्यास मैच भी खेला जाएगा और उसकी पूरी तैयारी है वो कर ली गई है। मैच को लेकर के खासा उत्साह छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों में, आम लोगों में देखा जा रहा है। पार्किंग की विशेष व्यवस्था की गई है। अलग अलग जोनों में पार्किंग को बांटा गया है। साथ ही साथ ट्रैफिक जाम ना हो तो उसके लिए अलग से ट्रैफिक व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़।
चलिए रायपुर आपको लिए चलेंगे। सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। युगल, वर्ल्ड कप के बाद से इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया देखने के लिए वैसे भी फैंस आतुर हैं और रायपुर में जब जब मैच होता है तो जमकर उत्साह होता है। छत्तीसगढ़ी परंपराओं से स्वागत यहां पर किया जाता है। क्या तैयारियां फिलहाल 1 दिसंबर को लेकर? देखिए अवंतिका, वैसे भी छत्तीसगढ़ स्वागत के लिए, मेहमानबाजी के लिए, मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। इससे पहले भी सचिन तेंदुलकर है, युवराज सिंह है, ऐसे बड़े जो नामचीन खिलाड़ी हैं छत्तीसगढ़ आ चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय मैच भी यहां पर हो चुका है और ऐसे में स्टेडियम की तारीफ खिलाड़ियों ने जमकर की है। जो अगर हम बात करें, रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट प्रतियोगिता भी यहां पर हुई थी और अब चूंकि भारत और जो ऑस्ट्रेलिया के बीच जो मुकाबला होगा तो उसे लेकर के व्यापक सुरक्षा के इंतजाम तैयारियां हैं वो की गई है। और जिस तरह से व्यवस्था है, आज 11 बजे से ऑनलाइन टिकट मिलना शुरू हो जाएगा। इंडोर स्टेडियम में 6 काउंटर ऐसे बनाए गए हैं जो टिकट ऑनलाइन बुक करेंगे, अपने भुगतान की रसीद दिखा करके या सबूत दिखा करके वहां से 6 काउंटर बनाए गए हैं, वहां से टिकट है वो एकत्र कर सकेंगे। अगर हम पार्किंग की व्यवस्था की बात करें तो शहीद वीर नारायण क्रिकेट स्टेडियम के आसपास अलग अलग पार्किंग जोन है वो बनाए गए हैं। वीवीआईपीज़ के लिए अलग सी पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। खास करके जो खिलाड़ी आएंगे सीधा उनकी जो बसें हैं स्टेडियम के अंदर पर जाएंगी। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रहेगी क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी इस मैच में शिरकत करेंगे, खेलेंगे। मैच अभ्यास से पहले ही जब खिलाड़ी यहाँ पर आएंगे तो चाक चौबंद व्यवस्था है वो कर ली गई है। जी ठीक है, चलिए इंतजार रहेगा 1 दिसंबर का, क्या कुछ मंजर यहाँ से देखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया आपका युगल, फिलहाल पूरी जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं जांजगीर चांपा से अगली बड़ी खबर, जहां रेलवे कर्मचारी की मौत हो गई है। ट्रेन की चपेट में आने से हादसा हुआ। बाराद्वार फाटक में गेटकीपर की पोस्ट पर यह व्यक्ति तैनात था। मौके पर पुलिस और आरपीएफ की टीम भी पहुंची है। घटना की जानकारी जुटाने की कोशिश कि आखिर किस वजह से यह हादसा हुआ, ये पता लगाने की कोशिश पुलिस की तरफ से की जा रही है। तो घटनास्थल की तस्वीरें भी आप देखिए। ट्रेन की चपेट में आने से रेलवे कर्मचारी की मौत हो गई है। और विधानसभा चुनाव में मतदान समाप्त होने के बाद शिकवा शिकायतों का दौर शुरू हो गया है। बीते दिनों पीसीसी महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू ने कुरूद विधानसभा से 4 कांग्रेसी नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया। इन चारों लोगों पर पार्टी के प्रत्याशी के विरोध और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। पूरे मामले पर अब नगर पंचायत अध्यक्ष ने कहा है कि सिवनी कला के 11 गांव का प्रभार दिया गया था। हमने अपना काम ईमानदारी से किया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी से मुझे पत्र प्राप्त हुआ था, उसका स्पष्टीकरण मैंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी को दे दिया है कि आपने पार्टी के विरुद्ध काम किया है या गतिविधि में शामिल रहे हैं करके। तो मैं जितने जिस जोन में मैंने काम किया है, जहाँ कर मुझे प्रभारी बनाया गया है, वहाँ पर मैंने लगातार काम किया है और वहाँ के जितने बूथ अध्यक्ष हैं, जोन अध्यक्ष हैं, सेक्टर अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, पार्षदगण हैं, सभी लोगों ने साइन करके दे दिया है। क्योंकि मैंने पार्टी के विरुद्ध चुनाव के दौरान एक शब्द भी नहीं बोला है। अगर कोई भी एक कार्यकर्ता भी अगर बोल देता है कि तपन चंद्राकर ने पार्टी का अगेंस्ट काम किया है तो मैं स्वतः इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। और मुझ पर जो शक किया जा रहा है वो रणनीति के तहत किया जा रहा है और मुझे बदनाम करने की साजिश हो रही है। और गरियाबंद में अवैध धान के परिवहन पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। 300 बोरा धान और 5 वाहन जब्त हुए हैं। देवभोग एसडीएम अर्पिता पाठक ने कार्रवाई की। दरअसल बिचौलिए उड़ीसा से धान लाकर छत्तीसगढ़ में एमएसपी पर बेचने की तैयारी कर रहे थे और पुलिस से कार्रवाई करते हुए अवैध धान जब्त किए। साथ ही जिला प्रशासन ने जिले के 15 चेकपोस्ट में लापरवाही बरतने वाले 120 कर्मियों को नोटिस जारी कर दिया। चेकपोस्ट पर बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात रखा गया है। और दूसरी तरफ कोंडागांव में धान खरीदी शुरू होने के 23 दिन बाद भी खरीदी केंद्रों में सन्नाटा पसरा हुआ है। 67 धान उपार्जन केंद्र जिले में है। हालात ये हैं कि करीब 20 में बोनी तक नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि किसान 3 दिसंबर का इंतजार करें ताकि नई सरकार बनने के बाद ज्यादा समर्थन मूल्य मिले और उनका कर्ज माफ हो सके। खरीदी शुरू हुए 23 दिन बीत चुके हैं, इसके बावजूद धान खरीदी केंद्र में सन्नाटा पसरा हुआ है। देख सकते हैं पूरा धान खरीदी केंद्र का परिसर में पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। कुछ किसानों ने ही धान बेचा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमेशा राजनीतिक मुद्दे बनते हैं किसान, वो अब
नई सरकार के आने के बाद ही शायद धान बेचेंगे, ऐसा लगता है। हमारे साथ धान केंद्र के जो प्रभारी हैं साहू जी, उनसे बात करते हैं। भैया, क्या लग रहा है कि इस बार धान खरीदने के लिए किसान नहीं दिख रहे हैं, सन्नाटा पसरा हुआ है? देखिए, इसका कारण ये है कि अभी जो समय है ये आपका खेती खार में धान बिजाई कटाई का समय है, और पिछले साल जो धान खरीदी हुई थी वो लगभग 100 किसानों से 3,500 क्विंटल के आसपास हुआ था। लेकिन आज के डेट में मात्र 9 किसान से 350 क्विंटल की धान खरीदी हुई है। क्या वजह मानते हैं किसान नहीं आ रहे हैं? क्या सरकार का इंतजार कर रहे हैं या धान कटाई नहीं हुआ? देखिए, इसमें तो कुछ घोषणाएं भी की थी सरकार। अब ऐसा लगता है कि उसकी वजह से कुछ ऐसा हुआ होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले साल अभी तक पूरे ज़िले में लगभग 8 लाख क्विंटल धान की खरीदी हुई थी, जो अभी मात्र 54,000 क्विंटल का ही धान खरीदी हुआ है। अब 4 केंद्र के प्रभारी हैं, चारों केंद्र की स्थिति क्या कमोबेश यही स्थिति है या? स्थिति तो लगभग यही दिख रहा है। मेरे 4 फड़ है और चारों फड़ में स्थिति यही दिख रहा है। अभी तक एक जानकारी चाहिए थी कि अभी तक जिले में कितने धान खरीदी केंद्रों में खरीदी बोहनी नहीं हुई है? देखिए, अभी जो हमारे 67 कोंडागांव जिला में 67 उपार्जन केंद्र है, लगभग 19 उपार्जन केंद्र में अभी तक धान खरीदी नहीं हुई है। मतलब ये है कि किसान जो है सरकार का इंतजार कर रहे हैं, शायद ऐसा लग रहा है। तो ये धान केंद्र की हालात ये बता रही है कि जो चुनाव लड़े हैं प्रत्याशी नेता, उनके साथ साथ किसानों को भी नई सरकार का इंतजार है, ताकि जो किसी की भी सरकार बने उनका कर्ज माफ़ हो और धान का समर्थन मूल्य ज़्यादा से ज़्यादा मिले। न्यूज़ 18 के लिए कोंडागांव से विवेक श्रीवास्तव। और उधर बिलासपुर में मजदूरी पीओ समेत सीएसी और हेडमास्टर को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। स्कूलों की मॉनिटरिंग नियमित तौर पर नहीं किए जाने पर, काम में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर ने नोटिस जारी किया। जिलाधिकारी स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे थे, गड़बड़ियां मिली और उसके बाद कारण बताओ नोटिस अधिकारियों को जारी हुआ। और अब मुंगेली से अगली बड़ी खबर, जहां हाथियों के दल ने ग्रामीणों को बुरी तरह से दौड़ाया है। धान के लिए बस्तियों में हाथियों का झुंड जा पहुंचा। कटामी गांव में कई घरों को भी क्षतिग्रस्त किया है। आपको बताएं कि झुंड में 6 से ज्यादा हाथी मौजूद हैं। वन अमले ने सजग रहने की अपील की है लोगों से। एटीआर वन परिक्षेत्र की पूरी घटना। मुंगेली से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से हाथियों की आमद के चलते लोग परेशानियों से घिरे हुए। देवासी क्षेत्र, जहां पर घरों को तोड़ा है हाथियों ने, और ये झुंड अगर दोबारा इसी इलाके में विचरण करता हुआ नजर आता है तो परेशानी का सबब और ज्यादा बढ़ेगा। ये तस्वीरें आप देखिए क्षतिग्रस्त घरों की। सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, क्या स्थिति है फिलहाल? वन विभाग की तरफ से कोई कदम? जी, फिलहाल तो वन विभाग जो है ग्रामीणों को सजग रहने की हिदायत ही दे रहा है, लेकिन जिस तरह हाथियों का झुंड वहां पहुंचा है और बस्तियों में घुस रहा है धान को खाने के लिए, और वहीं मैं बता दूं कि जो खेत है उनको भी हाथियों के झुंड के द्वारा नुकसान किया जा रहा है। और कल रात जो जिस तरह का मामला सामने आया है, जहाँ 3-4 मकानों को बुरी तरीके से हाथियों के झुंड ने क्षतिग्रस्त किया है, वहीं ग्रामीण जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हुए हैं। वहीं वन विभाग के सिवाय सजग रहने के अलावा कुछ भी जो एहतियात बरतना चाहिए वो बरतते हुए दिखाई नहीं दे रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रशांत। और इधर कोरबा में भी एक बार फिर से हाथियों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। दरअसल कटघोरा वनमंडल के केंदई रेंज में एक बार फिर से हाथियों की वापसी हो गई है। ग्रामीणों ने भद्रा गांव में हाथियों के झुंड को नदी पार करते हुए देखा और इसके बाद से इलाके में दहशत का माहौल। हालांकि हाथियों के झुंड पर वन विभाग लगातार निगरानी कर रहा है। ग्वालियर से अगली खबर, जहां आवारा कुत्तों का आतंक देखने को मिल रहा है। सौसा गांव में आवारा कुत्तों ने बच्चे को नोचा है बुरी तरह से। 11 साल के बच्चे को कुत्ते ने नोचा। घायल हालत में फिलहाल इस बच्चे को जयरोग अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जिले में आवारा कुत्तों ने 24 घंटे में 61 लोगों को शिकार बनाया है। ये एक चिंताजनक आंकड़ा है।
प्रमुख शहर ग्वालियर की बात कर रहे हैं। आवारा कुत्तों का आतंक इस कदर कि 11 साल के बच्चे को बुरी तरह से घायल कर दिया है। जय आरोग्य अस्पताल में इस बच्चे का इलाज चल रहा है और पिछले 24 घंटे का ये आंकड़ा जो निश्चित तौर पर चौंका देने वाला 61 लोगों को शिकार बनाया है। ऐसे है कि सुशील हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील, ये क्या हालात है, इस पर कोई जवाब है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त अगर ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर जिले में स्ट्रीट डॉग्स का आतंक है। पूरे जिले भर में डॉग बाइट की घटना लगातार बढ़ रही है। बीते 24 घंटे के अंदर ही देखें तो जय आरोग्य अस्पताल के जो डॉग वार्ड है उसमें 61 मरीज ऐसे पहुंचे हैं जो डॉग बाइट के शिकार होकर पहुंचे, जिन्हें रेबीज के इंजेक्शन लगाए गए, इलाज किया गया। सबसे बड़ी बात यह कि सोसा गांव के एक 11 साल के बच्चे नकुल को कुत्तों ने नोचा है और उसके चेहरे पर गंभीर घाव हुए हैं। यही वजह कि उसे यहाँ भर्ती कराना पड़ा है और 24 घंटे के अंदर 61 लोगों को डॉग ने अपना शिकार बनाया है। और जो स्थितियां जिले में यही है कि औसतन 50 के लगभग 40-50 लोग रोज डॉग बाइट का शिकार हो रहे हैं। लेकिन अब प्रशासन के सामने सबसे बड़ी समस्या ये ग्वालियर अकेले शहर में ही करीब 35,000 से ज्यादा स्ट्रीट डॉग है और ये जो सीजन है ये स्ट्रीट डॉग के लिए कहीं ना कहीं अब हमले वाला सीजन कहा जा रहा है। ठीक है, बहुत जरूरी है कि प्रशासन कोई कदम उठाए। बहुत शुक्रिया आपका सुशील जानकारी के लिए। तो ग्वालियर की पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं जहां 24 घंटे में 61 लोगों को कुत्तों ने शिकार बनाया। और आइए अब देखेंगे छत्तीसगढ़ टॉप 20।